हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग को SCERT प्लस NCERT क्लास 8 चैप्टर 1 आधुनिक काल के बारे में बताएंगे, जो BPSC, TRE 2.0, CTET, STET और आपका बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस और दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। और आप इसको बढ़िया से सुनिएगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही, कुछ आप दीजिएगा नहीं, है ना। तो सबसे पहले आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको गहराई से समझना होगा, और गहराई से समझने के लिए आपको एकमात्र बुक आपको बचा सकता है तो वो SCERT और NCERT ही आपको बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। तो बचने के लिए आपको SCERT और NCERT का अध्ययन करना ही पड़ेगा, और नहीं तो कोई उपाय नहीं है, कहियो नौकरी नहीं होगा। और नौकरी के लिए आपको SCERT NCERT पढ़ना, और आप खोजिएगा वो चुटका से पढ़ ले, पुर्जी से पढ़ ले, वो सबसे नहीं होगा, वो सबसे एकदम नहीं होगा। और किसी के बहकावे में एकदम मत आइए। लोग बोल देगा कि मेरा ये नोट्स है, इसको पढ़ लो, इससे पास कर जाओगे। वो देखिएगा लास्ट में पास क्या करिएगा, लास्ट में अरे सब कुछ हो ही गया था, केवल क्या हुआ 2 नंबर से हम छूट गए, 1 नंबर से छूट गए। ये सब बात नहीं बोलना। लाइफ में अपॉर्चुनिटी एक बार दरवाज़ा ठकठकाता है, दोबारा नहीं ठकठकाता है। इसलिए मेहनत करिए, झाड़ करके मेहनत कर लीजिए कि कहीं आपको दिक्कत ना हो। यदि दिक्कत हुआ तो कोई नहीं बचा सकता। आज के डेट में कोई नहीं होता है अपना, ना माँ होता है ना बाप, कोई अपना नहीं होता, ना भाई बहन, कोई दोस्त साथी, कोई काम देने वाला नहीं होगा। और आप बढ़िया करिएगा तो सब आपको काम देगा, है ना। तो इसलिए किसी का बात नहीं सुनिए। अभी 1 महीना एग्जाम में बचा हुआ है, झाड़ करके रूम बंद करके एकदम पढ़िए, एकदम किसी का बात नहीं सुनना है। यदि हो जाएगा तो बोलेगा अरे नूनू मेरा बड़ा अच्छा हमको समझाया था, बड़ा अच्छा सब कुछ किया था, और आपका बेटा आपको अच्छा हो जाएगा। आप कितनों खराब रहिएगा ना, एकदम अच्छा आ जाएगा, हीरो बन जाइएगा नज़र में, है ना। तो वो सब चीज़ किसी का बात को ध्यान में रखे बिना 1 महीना TRE 2.0 BPSC का बचा हुआ है, कृपया करके झाड़ करके पढ़िए। बिहार दरोगा का भी में बचा हुआ है 1 महीना समय, सबका एग्जाम में 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीना दिवाली, छठ, सब कुछ को छोड़ते हुए केवल और केवल किताब पर फोकस करिए। अगला दिवाली मनेगा, अगला होली मनेगा, अगला दुर्गा पूजा मनेगा, है ना, पर ये दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ ठोक लीजिए, है ना। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक में क्या है, जो छूटा हुआ टॉपिक था SCERT प्लस NCERT क्लास 8 चैप्टर 1 आधुनिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पिछले वीडियो में थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम था, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था, है ना। तो कुछ सुधारने का कोशिश किए हैं। जैसे कुछ बच्चा ने फ़ोन करके बोला कि कुछ लोगों ने मैसेज करके बोला सर थोड़ा सा हिंदी लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखिए। तो ठीक है, इस बार कोशिश किए हैं, बड़ा भी लिखे हैं। और दूसरा बोला सर एक चीज़ और है हमारा, तो हिंदी लिखते हैं, थोड़ा सा जिसमें हार्ड वर्ड आपको लगे उसको थोड़ा सा इंग्लिश में। तो ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम कोशिश करेंगे, याद रहा वीडियो बनाते समय, तो संजोग से आज याद भी है हमको, और हम आपको बतला देते हैं। जैसे देख लीजिए उपनिवेशवाद यहाँ पर है। उपनिवेशवाद को हम लोग बोलते हैं, तोड़ लीजिए ना, कोलोनियलिज्म, ऐसे पढ़ लीजिए। जिसको पढ़ने में जो बच्चा को दिक्कत होता है तो ऐसे पढ़े, कोलोनियलिज्म, है ना। और राजनीतिक का मतलब होता है पॉलिटिक्स, आर्थिक, इकोनॉमिक्स, सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक, कल्चर, ये सब चीज़ होता है। अब आ जाइए 19वीं शताब्दी, तो सेंचुरी वगैरह तो जानते ही हैं। जनगणना का मतलब होता है सेंसस, है ना। अब आ जाइए, अब मुगल साम्राज्य आज से नहीं, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं मुगल का मतलब। अब बोलिए सर मुगल का मतलब इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश नहीं होता है, इसका मुगल का मुगल बोलिएगा और साम्राज्य का एम्पायर बोलिएगा, है ना। तो अब आ जाइए बहादुर शाह द्वितीय, इसका कोई इंग्लिश में नाम है आ जाइए, बोलता है भारतीय उपमहाद्वीप को बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। उपमहाद्वीप को क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट। नहीं तोड़ पाते हैं तो 3 को तोड़ दिए, सब कॉन्टिनेंट, ऐसे पढ़ लीजिए, है ना। तो अब कुछ नहीं है, अब बताएंगे भी नहीं। अब आइए टॉपिक पर आइए। अब बोलता है कि उपनिवेशवाद, जब उपनिवेशवाद किसको कहते हैं, उपनिवेशवाद है क्या, उपनिवेशवाद क्या है, तो कोई बच्चा बोल देगा क्या, कोलोनियलिज्म है ना।
तो ऐसे नहीं बोलना है, इसका तो आप हिंदी से इंग्लिश बोल दिए है ना। तो जब एक देश किसी दूसरे देश के दबदबे से, जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, लाते हैं, होगा आते नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, लाते हैं, सामाजिक बदलाव लाते हैं, तो इस अवस्था को ही उपनिवेशवाद या कोलोनियलिज्म कहते हैं। अब देखिए, यदि आप किसी देश में आप बदलाव ला रहे हैं, है ना, किसी देश में आप क्या लाए, जब एक देश किसी दूसरे देश के दबदबे से, जब एक कोई देश, बड़ा देश, दबदबा कौन करेगा, बड़ा देश किस पर दबदबा बनाएगा, छोटा देश कमजोर पर दबदबा बनाएगा। किस किस रूप में दबदबा बना सकता है, तो राजनीतिक रूप में दबदबा बनाएगा, आर्थिक रूप में दबदबा बनाएगा, सामाजिक रूप में दबदबा बनाएगा, सांस्कृतिक रूप में दबदबा बनाएगा। ये सब दबदबा बड़ा छोटा पर बना लेता है। तब हम इसी अवस्था को, इसी सिचुएशन को ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं, उसी को हम कोलोनियलिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत, रट लीजिए कि कोलोनियलिज्म किसको कहते हैं और उपनिवेशवाद कहते हैं। अब आंख को ऐसे बंद कर लेना है और याद करना है उपनिवेशवाद किसको कहते हैं। अरे सर तो बतलाए थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, है ना। बड़का देश छोटका देश के, तो बड़का छोटका पर क्या करेगा, दबदबा बनाएगा, है ना। दबदबा बनाएगा तो एक अवस्था बनेगा, है ना। तो वो एक अवस्था को ही हम क्या बोलेंगे, उपनिवेशवाद कहेंगे, कोलोनियलिज्म कहेंगे, है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट, दूसरा, है ना, दूसरा टॉपिक, एक पैरा पढ़ के खत्म किया ना। अब आ जाइए यहाँ पर 19वीं सदी, सदी का मतलब होता है 19 सेंचुरी। अब सबका नहीं लिख सकते हैं, साफ साफ बात है। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना शुरू हुई, है ना। जनगणना, जनगणना, जन की गणना, हर लोगों की गणना, है ना, उसी को कहते हैं जनगणना, है ना। तो जनगणना जो होता है प्रत्येक 10 साल पर होती है। जनगणना कितने वर्षों पर होती है, प्रत्येक 10 साल पर होती है। तो ये जनगणना जो है कौन सी सदी से स्टार्ट हुई, 19वीं सदी से स्टार्ट हुई। तो जनगणना कौन सा समय से स्टार्ट हुआ, कौन सी सदी से स्टार्ट, कौन सी सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, तो हम बोल देंगे, आंख बंद कर देंगे, ऐसे कर बोल देंगे 19वीं सदी से स्टार्ट हुआ, है ना। समझ में नहीं आएगा, वीडियो को बार बार देखिए, बढ़ा के देखिएगा, कभी नहीं धसेगा। अब धसेगा भी तो उल्टा पुल्टा धस जाएगा, बोलेगा सर आप तो ये पढ़ा है। उसको बढ़ाना नहीं है, उसको इत्मीनान से क्या करना, उसको कान में ठेपी लगा लीजिए, या आपके पास जो भी है कान में लगा लीजिए। अब जो होता है समझिए कि क्या लगाना है ना। अब आ जाइए भारत में कैमरे का इस्तेमाल। तो भारत में कैमरे का इस्तेमाल, कैमरा मतलब जो फोटो जो खींचते हैं ना, ऐसे करके जो फोटो खींचे वही फोटो, है ना। भारत में कैमरे का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, तो 1850 में। अब बोलिएगा सर आपका फोटो खिंचाया था क्या, आप जो देखे थे। बोले नहीं, मेरा फोटो नहीं खिंचाया। देखिए नीचे पढ़िए किसका फोटो खिंचाया था ना। तो बोलिएगा, देखिएगा मुगल साम्राज्य, साम्राज्य मतलब एम्पायर, मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह, है ना। तो मुगल पीरियड में बादशाह होते थे, राजा नहीं होते थे, है ना। तो मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे होता था, जिसका नाम फेमस हो गया उसी के नाम से, प्रथम, द्वितीय, तृतीय करता था ना। तो बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहते थे। तो बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर का, सर बोलेगा सर यहाँ लिखे नहीं है, तो लीजिए लिख भी देते हैं ना। तो इसको कर दीजिए जफर भी कहते थे ना। बहादुर शाह जफर को, जफर की फोटो उपलब्ध है। तो यहाँ पर भारत में कैमरे का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ था किसके पर, 1850 में मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर की फोटो में उपलब्ध था। फिर भारतीय उपमहाद्वीप, नेक्स्ट है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में देश हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर उपमहाद्वीप नहीं समझ रहे हैं और वो खाली वीडियो देख रहा है। वीडियो नहीं देखना है, यहाँ देखिए उपमहाद्वीप
मतलब सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। उपमहाद्वीप को क्या बोलते हैं? सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, है ना, सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट कौन कौन है भारतीय उपमहाद्वीप में? सबसे पहले देखिए, अभी अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो सबसे खतरनाक मैच भारत और पाकिस्तान, याद रख कर लीजिए, है ना। सब कॉन्टिनेंट कौन कौन है? भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश है सब कॉन्टिनेंट, भारत कौन कौन मैच खेल रहा है? भारत पाकिस्तान, है ना। तो भारत जीत रहा है, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश भी गया, चल जाएगा, है ना। तो बोलता है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारतीय उपमहादेश में। और दो को याद करिए, नेपाल और भूटान। तो नेपाली लोग कैसा होता है? भुट्टा होता है। भुट्टा हम लोग अपना देसी भाषा में बोलते हैं, भुट्टा आदमी बोलते हैं, छोटा आदमी को बोलते हैं भुट्टा, है ना। या आप सोचिए, नेपाली आदमी भुट्टा खाता है, मकई खाता है, मेज खाता है, जो भी बोलना है बोल दीजिए ना, पर याद कर लीजिए कि ये नहीं कि हम इस छोटा सा क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितना देश है। आंख बंद कर लीजिए, आंख दोहराइए, है ना। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ऐसे करके याद कर लीजिए, है ना। तो बोलता है छोटा सा एक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग जानते भी हो। तो म्यांमार, जिसको हम लोग बर्मा के नाम से पहले जानते थे, है ना, म्यांमार को पहले हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे, तथा श्रीलंका को हम लोग पहले सिलोन के नाम से जानते थे। कब? जब ये दोनों देश 1937 ईस्वी तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। तो पहले ये भी, भारत तो था ही था, और ये भी जो था एशियाई साम्राज्य के अंग थे, है ना। तो ये भी, इस पर भी अंग्रेजों ने कभी न कभी कब्जा किया था, है ना। तो बोलता है म्यांमार को हम लोग पहले बर्मा बोलते थे तथा श्रीलंका को सिलोन बोलते थे। ये दोनों देश 1937 ईस्वी तक, कब तक? 1937 ईस्वी तक किसके अंग थे? अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के ये अंग थे। साम्राज्य को फिर देखना तो अब नहीं लिखेंगे, हम बार बार बोल दे रहे हैं। साम्राज्य देखिए कहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर इंपायर, तो यहाँ सेट कर लेना है। तो म्यांमार, बर्मा को पहले बर्मा कहते थे, श्रीलंका को पहले सिलोन कहते थे। ये दोनों देश 1937 ईस्वी तक जो है अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। यही आपका टॉपिक जो है पार्ट 2 ये हुआ, और एक थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको भी अभी कम वीडियो शूट करके उसको भी खत्म करेंगे, उसको मिटा करके। तो अब ये जान लीजिए कि इसको बिना बढ़ाए हुए क्या करना है, देखना है, और कम से कम लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, 2-4 गो दोस्त को इसको सेंड कर दीजिए, तब हमको मोटिवेशन मिलेगा, ताकि वीडियो बनाने में, झाड़ के बनाने में मजा आएगा। और थैंक यू।